बच्चों, हम लोगों ने जो पहला वीडियो पढ़ा था उसमें हमने आपको ये बताया था केमिकल काइनेटिक्स क्या है। उसके बाद फिर हमने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेट्स बताए थे, दो तरीके का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट को बताया था, औसत वेग और तात्कालिक वेग का निर्धारण बताया था। उसके बाद हम लोगों ने जो बात की थी वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों पर बातचीत हुई थी। कौन कौन से कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद हमने जो अगला पॉइंट डिस्कस किया था हम लोगों ने वो था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। फिर हमने अभिक्रिया की आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें पहला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या होता है? तो उन अवकारक अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण वास्तव में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अगर कोई अभिक्रिया चलती है तो उसमें अवकारकों का सांद्रण परिवर्तित हो भी सकता है और परिवर्तित नहीं भी हो सकता है। इस बात को केवल प्रयोग द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। तो हम प्रयोग द्वारा ये ज्ञात करेंगे कि अगर कोई अभिक्रिया चल रही है तो उसमें कितने अवकारकों का सांद्रण वास्तव में परिवर्तित हो रहा है। जितने अवकारकों का सांद्रण परिवर्तित होता है उसे उस अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन अवकारक अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है। अभिक्रिया के वेग को अगर द्रव्यानुपाती क्रिया के पदों में लिखा जाए, जैसे कोई अभिक्रिया है AA प्लस स्मॉल bb चेंजेस इनटू CC प्लस DD, तो मैंने बताया था कि इसका जो वेग समीकरण होगा, रेट इक्वेशन, उसमें हमने बताया था कि अभिक्रिया का वेग रेट R इज इक्वल टू होता K इंटू A का सांद्रण की घात M इंटू B का सांद्रण की घात N। ये वेग समीकरण है। वेग समीकरण में सांद्रण पदों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो इसलिए ऑर्डर अगर हम निकालेंगे, सांद्रण पदों की घातों का योग यानी कि M प्लस N, ये अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि का मतलब हुआ कि उन अपकारक अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होता है, वास्तव में परिवर्तित होता है, जिसे प्रैक्टिकली हम ज्ञात कर सकें, वो कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या हम इसे दूसरे तरीके से कहें तो ये भी कह सकते हैं कि उन अपकारक अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है, वो कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या इस तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रण पदों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अब जो अगली बात है वो ये है कि अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अगर हम कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार देखें तो जो प्रथम प्रकार है वो कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन बेस ऑफ ऑर्डर। कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अगर हम कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार देखें
तो उसमें जो पहला प्रकार है वो कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी अपकारक के सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर ना पड़े, वो कहलाती है शून्य कोट की अभिक्रिया। मतलब ये अभिक्रिया ऐसी होगी, अगर हम प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे तो किसी भी अपकारक का सांद्रण परिवर्तित नहीं होगा। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी भी अपकारक के सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर ना पड़े, वो कहलाती है शून्य कोट की अभिक्रियाएं। शून्य कोट की अभिक्रियाओं के अगर हम उदाहरण की बात करें तो उसमें पहला उदाहरण है, अगर हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को दिखाने के लिए hν लिख दिया जाता है। ये फोटोन को प्रदर्शित करता है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो hν होती है। अगर hν लिख देंगे तो इसका मतलब किसी विकिरण की उपस्थिति में ये अभिक्रिया चल रही है, तो 2HCl बनेगा। इस अभिक्रिया के दौरान ये पाया गया कि ना तो हाइड्रोजन का सांद्रण परिवर्तित होता है और ना ही क्लोरीन का सांद्रण परिवर्तित होता है। अब अगर इसका रेट लिखेंगे, रेट इक्वेशन, तो रेट R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज़ टू पावर 0 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज़ टू पावर 0। ना तो हाइड्रोजन का सांद्रण परिवर्तित होता है, ना ही क्लोरीन का सांद्रण परिवर्तित होता है। ये बात सांद्रण परिवर्तित हो रहा या नहीं हो रहा, ये केवल प्रयोग द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, इसका दूसरा उदाहरण क्या है, अमोनिया का विघटन। अमोनिया जब विघटित होती है तो एक तो नाइट्रोजन बनती है और दूसरा हाइड्रोजन। क्रिया का प्रयोग करके देखा जाए तो NH3 का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। अब अगर इसका हम वेग समीकरण लिखेंगे तो रेट R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज़ टू पावर 0। सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है, सांद्रण परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए K इंटू NH3 रेज़ टू पावर 0। तीसरा जो उदाहरण है वो अगर फास्फीन का विघटन होता है जब, तो फास्फोरस मिलता है और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में देखा जाए तो फास्फीन का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इस अभिक्रिया का अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PH3 रेज़ टू पावर 0। क्योंकि PH3 का सांद्रण परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए जो अभिक्रिया में जब वेग समीकरण लिखा जाएगा तो K इंटू PH3 रेज़ टू पावर 0। एक उदाहरण और है, वो ये है कि अगर हम CH3COCH3, इसको कहते हैं एसीटोन, इसकी क्रिया अगर ब्रोमीन के साथ कराई जाए तो ब्रोमो एसीटोन बनता है, BrCH2COCH3 प्लस HBr। इसको कहते हैं ब्रोमो एसीटोन। इस अभिक्रिया का जब प्रैक्टिकल द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रैक्टिकल द्वारा देखा जाता है, तो ना तो एसीटोन का ही सांद्रण बदलता है और ना ही ब्रोमीन का सांद्रण बदलता है। दोनों अपकारकों का सांद्रण नहीं बदलता है, परिवर्तित नहीं होता। इसलिए अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट R विल बी इक्वल टू K इंटू CH3COCH3 रेज़ टू पावर 0 इंटू Br2 रेज़ टू पावर 0। दोनों का सांद्रण परिवर्तित नहीं हो रहा, ना तो एसीटोन का परिवर्तित हो रहा, ना ही ब्रोमीन का परिवर्तित हो रहा, इसलिए ये जो रिएक्शन है इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाएगा। इन सभी जितने भी वेग समीकरण है, अगर उसमें हम सांद्रण पदों की घातों का योग देखें तो शून्य प्राप्त होगा। तो ये तो रहा शून्य कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट की अभिक्रिया का मतलब हुआ वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी भी अपकारक के सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर नहीं पड़ता, वो कहलाती है शून्य कोट की अभिक्रियाएं। अब हम दूसरा देखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रियाएं।
कोटि की अभिक्रिया का मतलब हुआ जिसमें अभिक्रिया की कोटि एक हो, वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें ऑर्डर की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। मतलब केवल एक अपकारक ऐसा होगा जिसके सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ेगा। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें केवल एक अपकारक के सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है वो कहलाती हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण देखेंगे तो उसमें जो पहला उदाहरण है वो है रेडियम चेंजेस इनटू रेडॉन प्लस अल्फा पार्टिकल। इस अभिक्रिया के लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रेडियम। रेस्ट पावर 1 ऑटोमेटिकली है, अगर किसी मीटर पे पावर नहीं होती तो उसकी पावर 1 मानी जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में केवल आर के रेडियम के सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा, एक अपकारक पर निर्भर करेगा, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। C2H5Cl एथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, कुछ भी कह लें, ये जब विघटित होता है तो इथाइलिन बनती है और प्लस HCl। इस अभिक्रिया के दौरान एथिल क्लोराइड का सांद्रण परिवर्तित होता है। इसलिए अगर इसका रेट हम लिखेंगे तो रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। क्योंकि केवल एथिल क्लोराइड ही भाग ले रहा और उसी का सांद्रण परिवर्तित हो रहा है। अपकारक जो है वो एथिल क्लोराइड है और वो उसका सांद्रण परिवर्तित हो रहा है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। जो अगला उदाहरण है वो है H2O2 चेंजेस इनटू H2O प्लस O। ये प्रोसेस स्लो रेट से होती है और दूसरे स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन जो ये बनती है, नवजात ऑक्सीजन, वो तेजी के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन बनाती है। मतलब H2O2 का जब विघटन होता है तो उस विघटन के दौरान पहले H2O2 विघटित होकर के H2O और नवजात ऑक्सीजन देता है। जो नवजात ऑक्सीजन होती है वो आपस में क्रिया करती है और क्रिया करके O2 बनाती है। हमने आपको बताया था जब मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने ये बताया था आणविकता के दौरान कि जटिल अभिक्रियाएं होती वो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं और उन पदों में जो पद धीमा होता है उसे वेग निर्धारण पद कहते हैं। वेग निर्धारण पद का मतलब इसी पद से अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाएगा। तो जो वेग निर्धारण पद है उसमें केवल H2O2 भाग ले रहा और H2O2 का सांद्रण परिवर्तित होता है, इसलिए R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। एक उदाहरण मैंने और बताया था, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जब ये विघटित होता है तो नाइट्रोजन परऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। NO2 प्लस O में परिवर्तित होता है और O और O आपस में क्रिया करके, जो नवजात ऑक्सीजन होती है उसके परमाणु आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके O2 बनाते हैं। ये फास्ट स्टेप है और ये वाला स्लो। जो पद धीमा होता है वो वेग निर्धारण पद होता है, इसी को देखकर अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है। तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। केवल N2O5 के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, इसलिए जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो 1 होगी। एक उदाहरण और देखते हैं। अमोनियम नाइट्राइट NH4 NO2, इसको जब गर्म किया जाता है
तो N2 प्लस 2H2 में ये परिवर्तित होता है। इसे देखा गया प्रयोग करके कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो केवल NH4NO2 ही भाग ले रहा, तो इसका सांद्रण परिवर्तित होता है। इसलिए इसका अगर हम रेट देखेंगे तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2। ये जितने भी वेग समीकरण लिखे हैं, अगर इनमें हम सांद्रण पदों की घातों का योग देखें तो सभी में एक ही मिलेगा। और मैंने बताया था कि अभिक्रिया की कोट का मतलब होता है वेग समीकरण में सांद्रण पदों की घातों का योग, अभिक्रिया की कोट कहलाता है। अब जो अगला प्रकार है वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। जीरो बता चुका फर्स्ट, अब इसके बाद आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के वेग पर दो अभिकारकों के सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें ऑर्डर की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारकों के सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है वो कहलाती हैं द्वितीय कोट की अभिक्रियाएं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम उदाहरण देखते हैं तो पहला उदाहरण है H2 प्लस I2। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ क्रिया करती है, 2HI बनता है। इसमें इसका भी सांद्रण परिवर्तित होता है और इसका भी सांद्रण परिवर्तित होता है, दोनों का सांद्रण परिवर्तित होता है। इसलिए अगर वेग समीकरण लिखेंगे तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो ऑर्डर 1+1 यानी कि 2 द्वितीय कोट की अभिक्रिया का उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि अगर हम एथिल एसीटेट लें, CH3COO2H5, ये एक एस्टर है, एथिल एसीटेट, और इसकी क्रिया कराएं NaOH के साथ। एथिल एसीटेट की क्रिया कराई गई NaOH के साथ, तो जो चीज बनेगी वो होगी CH3CDCOONA और प्लस C2H5OH। इस वाली अभिक्रिया में दोनों का सांद्रण परिवर्तित होता है, एथिल एसीटेट का भी परिवर्तित होता है और NaOH का भी परिवर्तित होता है। इसलिए अगर इसके लिए रेट लिखेंगे तो रेट विल इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3COO2H5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। सांद्रण पदों की घातों का योग 1 धन 1 यानी कि 2 हो जाएगा, अर्थात यह द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण है कि अगर हम अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं, NH4Cl, अमोनियम साइनेट, इसको गर्म करते हैं तो यूरिया बनती है, NH2CO NH2। देखने से लग रहा है कि ये जो अभिक्रिया है ये प्रथम कोट की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में क्या होता है, NH4CNO तेजी के साथ गर्म करने पर तेजी के साथ बदल जाता है NH3 अमोनिया में और HCNO हाइड्रोसाइनिक एसिड में, और नेक्स्ट स्टेप में NH3 HCNO के साथ क्रिया करेगा, बहुत धीमी धीमी क्रिया होगी और यूरिया बनेगी। इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के आधार पर अगर हम अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखेंगे तो R बराबर हो जाएगा K
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCNO। इसमें अपकारक अणुओं की संख्या 2 है, इसलिए ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मतलब हमने बताया वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग दो अपकारकों के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करता हो, दो अपकारकों के सांद्रण परिवर्तन द्वारा प्रभावित होता हो, वो कहलाती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि में हमने सबसे पहला उदाहरण बताया कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन आयोडीन बनता है। दूसरा हमने बताया एथिल एसीटेट का NaOH के साथ रिएक्शन, जब एथिल एसीटेट की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बनता है। तो इसमें दोनों का सांद्रण परिवर्तित होता है, इसलिए वेग समीकरण ये हो गया। तीसरा हमने एग्जाम्पल बताया अमोनियम साइनेट का। अमोनियम साइनेट में हमने ये बताया कि इसको जब गर्म किया जाता है तो यूरिया बनती है और ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। जो पहला पद है जिसमें अमोनियम साइनाइड NH3 और HCNO में कन्वर्ट होता है, ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है कंपैरेटिवली, इन दोनों में कंपैरेटिवली ये फास्ट रिएक्शन है। और इस वाले में जब ये बन जाता है तो ये आपस में फिर क्रिया करते हैं और स्लो रेट से यूरिया बनाते हैं। जो पद धीमा होता है उसे वेग निर्धारण पद कहते हैं। तो ये वेग निर्धारण पद हुआ और इसी के आधार पर वेग समीकरण लिखेंगे तो वेग समीकरण R = हो जाएगा K इंटू NH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो अगर हम सांद्रण पदों की घातों का योग देखेंगे तो इसमें भी 2 प्राप्त होगा। तो ये सब उदाहरण हो गए द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के। अब हम लोग जो बात करेंगे वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे। तृतीय कोटि की अभिक्रिया का मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग 3 अपकारकों के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करता है, वो कहलाती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें ऑर्डर की वैल्यू 3 हो गई। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग 3 अपकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है, वो कहलाती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं में जो पहला उदाहरण है 2NO + O2, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। इस वाली अभिक्रिया में अगर हम वेग समीकरण लिखेंगे तो R = K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO⁻² इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। सांद्रण पदों की घातों का योग 3 हो रहा है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं 2NO + Cl2 चेंजेस इनटू 2NOCl। इस वाली अभिक्रिया के लिए अगर देखेंगे तो R = K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। एक उदाहरण और देखते हैं कि अगर फेरिक क्लोराइड की क्रिया कराई जाए स्टेनस क्लोराइड के साथ, FeCl3 की क्रिया SnCl2 के साथ कराई जाए तो जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो फेरस क्लोराइड बनेगा और प्लस SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड, FeCl3 FeCl2 में बदल जाएगा और SnCl2 SnCl4 में बदल जाएगा। इस अभिक्रिया के लिए अगर हम वेग समीकरण लिखेंगे तो R = K इंटू FeCl3⁻² इंटू SnCl2। तो इन जितने भी ये वेग समीकरण लिखे, इन सभी में अगर हम सांद्रण पदों की घातों का योग देखें तो सभी में सांद्रण पदों की घातों का योग 3 मिल रहा है, इसलिए ये सभी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो देखो हमने पहला बताया शून्य कोटि की अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी भी अपकारक के सांद्रण का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर नहीं पड़ता, सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर नहीं पड़ता, वो कहलाती शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरी बात जो हमने बताई वो बताई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिनमें केवल एक अपकारक के सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़े, वो कहलाती है प्रथम कोटि की। फिर हमने बताया द्वितीय कोटि की वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 अपकारकों के सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
फिर मैंने बताया तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं। अब इसके बाद चौथी कोटि की भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 4, 5, 6 कोटि की अभिक्रियाएं संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया। तो जो चौथा पॉइंट है, पहले जीरो, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग जो बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, वो है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया। प्रभाजी कोटि का मतलब क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर आंशिक रूप से निर्भर करता है, वो कहलाती हैं प्रभाजी कोटि की अभिक्रियाएं। प्रभाजी कोटि की अभिक्रियाओं में जो पहला उदाहरण है वो है H2 प्लस Br2 चेंजेस इनटू 2HBr। यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि H2 की जब रिएक्शन Cl2 के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो 2HCl बनेगा, और इसमें ऑर्डर जो है वो शून्य है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा हमने बताया H2 प्लस I2 चेंजेस इनटू 2HI, इसमें ऑर्डर 2 है। अब तीसरा ये देख रहे, तीसरे वाले में क्या, अगर इसमें हम देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। Br2 का जो सांद्रण परिवर्तन होता है वो उसकी आधी घात पर निर्भर करता है, तो इसमें आंशिक रूप से निर्भर कर रहा है, इसलिए ये प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर आंशिक रूप से निर्भर करे वो कहलाती हैं प्रभाजी कोटि की अभिक्रियाएं। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में एक उदाहरण और देखते हैं। जो अगला उदाहरण है वो है CH3CH। तो ये गर्म किए जाने पर CH4 प्लस CO में बदलता है। इस अभिक्रिया में देखें तो R बराबर हो जाएगा K इंटू CH3 CHO रेज टू पावर 3/2। मतलब इस वाली अभिक्रिया में जो वेग समीकरण है वो आंशिक रूप से इस पे CH3CO के सांद्रण पर आंशिक रूप से निर्भर कर रहा है। इसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं, COCl2। ये CO और Cl2 में कन्वर्ट होता है। इस वाली अभिक्रिया के लिए देखा जाए तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 रेज टू पावर 3/2। इस अभिक्रिया में भी जो अभिक्रिया का वेग है वो COCl2 की घात 3/2 के अनुरूप निर्भर करता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर आंशिक रूप से निर्भर करे, मतलब भिन्नात्मक रूप में हो, तो उसे कहा जाता है प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया। अब अगली बात जो हम लोग करेंगे एक और प्रकार है, वो कहलाता है छद्म कोटि की अभिक्रियाएं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगला जो प्रकार है, पहला बताया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर बताया फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर। अब जो 6 पॉइंट है वो है छद्म कोटि की अभिक्रियाएं, स्यूडो ऑर्डर
छद्म कोट की विक्रिया। छद्म कोट की विक्रिया का मतलब क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की वास्तविक कोटि और प्रयोगात्मक कोटि दोनों में अंतर होता है वो कहलाती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। वास्तविक कोटि और प्रयोगात्मक कोटि का क्या मतलब है? कभी कभी क्या होता है कि अगर परिस्थितियों को बदला जाए तो अभिक्रिया की कोटि भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि अगर एथिल एसीटेट लिया जाए CH3COO C2H5 एस्टर है, इसका जल अपघटन किया जाए तो CH3COOH प्लस C2H5OH बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा और एस्टिक एसिड बनेगा। इसके लिए अगर हम R निकालें दैट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO2H5 एस्टर का सांद्रण इंटू H2O का सांद्रण। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। अब अगर इसे बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाए, जब ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो इसमें इसका जो सांद्रण परिवर्तन होगा वो लगभग नगण्य होगा, इतना नहीं होगा कि उसे हम प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात कर सकें। भाई बहुत ज्यादा मात्रा में लिया गया, इसके अणु क्रिया करेंगे, चूंकि इसका सांद्रण कम है तो जब इसके अणु क्रिया करेंगे तो इनके सांद्रण परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। और इसके अणु बहुत ज्यादा है तो अगर उसमें से कुछ कम हो जाएंगे तो सांद्रण तो परिवर्तित हुआ वास्तव में, लेकिन उसे प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। लगभग नगण्य सांद्रण परिवर्तन होता है। नगण्य सांद्रण परिवर्तन होता है तो जब ये एक्सेस में होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, व्हेन H2O is taken in excess, ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो कंसंट्रेशन चेंज जो होगा उसे हम प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। Then concentration change cannot be determined practically, तो इसका सांद्रण प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता सांद्रण परिवर्तन, इसका मतलब सांद्रण कांस्टेंट ही है। जब सांद्रण कांस्टेंट हो गया तो K इंटू H2O भी कांस्टेंट होगा, तो इस स्थिति में हमको जो अभिक्रिया का वेग समीकरण है वो K इक्वल टू हो जाएगा K डैश इंटू CH3COO C2H5। K डैश इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2O। चूंकि ये बहुत ज्यादा ले लिया था इसलिए इसका सांद्रण परिवर्तन नगण्य था और हमने सांद्रण को स्थिरांक मान लिया, तो एक नया स्थिरांक हो गया K डैश इज इक्वल टू K इंटू H2O। अब अगर हम देखें तो ये इक्वेशन हो गया 2, यानी कि जब H2O बहुत ज्यादा ले लिया जाएगा तो वेग समीकरण इस तरीके से बनेगा। और इस समीकरण को देखने से हमें पता लग रहा कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 है, मतलब प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित करेंगे तो अभिक्रिया की कोटि 1 मिलेगी, और अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो इसकी अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की वास्तविक कोटि और प्रयोगात्मक कोटि में अंतर होता है वो कहलाती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने उदाहरण बताया कि अगर एथिल एसीटेट का जल अपघटन होता है तो H2O का सांद्रण बहुत ज्यादा ले लिया जाता है, बहुत ज्यादा ले लिया जाता है तो इसको कुछ अभिक्रिया करते हैं लेकिन काफी मात्रा में शेष बचे रहते हैं, तो जो सांद्रण में परिवर्तन है उसे प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता तो केवल इसका सांद्रण ही परिवर्तन प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित होगा, यानी कि जो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो केवल ये पता लगेगा कि केवल इसका सांद्रण परिवर्तित हो रहा है। तो वास्तविक कोटि तो होनी चाहिए थी 2 लेकिन है 1, इसलिए इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। ये जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। छद्म प्रथम कोटि की छद्म अभिक्रिया।
दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन करें C12H22O11, ये सुक्रोज है, शक्कर, चीनी, इसका जल अपघटन किया जाता है तो ये पानी जो है बहुत ज्यादा लिया जाता है। अम्ल की उपस्थिति में ये जल अपघटन अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज है प्लस फ्रक्टोज C6H12O6। देखने से फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन वास्तव में बहुत अंतर है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है। इस अभिक्रिया में जो H2O है वो बहुत ज्यादा लिया जाता है। ज्यादा लेने के कारण उसके सांद्रण में होने वाला परिवर्तन लगभग नगण्य होता है। नगण्य नहीं होता, लगभग क्या नगण्य होता है। तो नगण्य होता है तो इसके लिए जब हम रेट लिखेंगे तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11। तो ये भी K डैश इसमें भी हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया भी अगर देखी जाए तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की वास्तविक कोटि और प्रयोगात्मक कोटि में अंतर होता है वो कहलाती हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में हमने बताया कि अगर परिस्थितियों को परिवर्तित किया जाए तो अभिक्रिया की कोटि भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे अगर एक अपकार बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो उसके सांद्रण में होने वाला परिवर्तन प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रयोग करेंगे तो यही पता लगेगा कि उसका सांद्रण परिवर्तित नहीं होगा, स्थिर है सांद्रण। तो अगर ऐसा होता कहीं तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। हमने दो एग्जांपल बताए। पहला बताया एथिल एसीटेट का जब अपघटन किया जाता है तो H2O बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया जाता है। ज्यादा मात्रा में होने के कारण इसमें सांद्रण में होने वाला परिवर्तन नगण्य होता है जिसे प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। प्रयोगात्मक रूप से केवल इसके सांद्रण परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है, तो इसलिए ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी जो बात हमने बताई वो बताई कि सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाता है तो सुक्रोज के जल अपघटन में भी जो H2O है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा ले ली जाती है। बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सांद्रण में परिवर्तन होता है वो नगण्य होता है, उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो केवल सुक्रोज के सांद्रण परिवर्तन को ही ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो एक बात मैंने बीच में छोड़ दी थी कि 4, 5, 6 ऑर्डर रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों है कि 4, 5 और 6 ऑर्डर की रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है? तो जरा उसको भी देख लेते हैं। फोर, 5, 6 ऑर्डर reactions are not possible, या ये भी कह सकते हैं कि probability of 3, 4, 5, 6 order probability order reactions decrease, मतलब इनके 3, 4, 5, 6 कोट की अभिक्रियाओं के अभिक्रिया की कोट होने की प्रायिकता क्रमशः कम होती जाती। क्यों? तो इसका कारण ये है कि एक सिद्धांत है जो बाद में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वो है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हम कॉलिजन थ्योरी देखें तो वो ये बताती है कि जो अपकारक के अणु होते हैं वो सीधे उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, पहले वो आपस में टक्करें करते हैं। टक्करें करने से एक अणु की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसकी ऊर्जा बढ़ जाती है उसे सक्रिय अणु कहते हैं। और जितने भी अपकारक हैं जब सबके सक्रिय अणु आपस में टकराते हैं तो सक्रियण यौगिक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादा ऊर्जा होने के कारण उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
मतलब जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जितने भी अपकारक हैं सभी के एक्टिव मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करने चाहिए। होता क्या, जब अणु टकराया एक अणु की ऊर्जा बढ़ गई, जिसकी बढ़ गई उसे हमने सक्रिय अणु का, सक्रिय अणु ए का बना, इसी तरीके से बी का बनना चाहिए, इसी तरीके से सी का बनना चाहिए। अगर तीन अपकारक ए बी सी भाग ले, तीनों के जब सक्रिय अणु आपस में टकराएंगे तब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब पता लगा ए का अणु जो है वो एक्टिव हुआ, सक्रिय हुआ, और वो बी से नहीं टकरा पाया, इतने में ही कोई कम ऊर्जा वाला अणु आकर के टकरा गया, चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो, वो आकर के टकरा गया तो इसकी ऊर्जा भी कम हो जाएगी। यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो एक्टिव मॉलिक्यूल से बनता है। ए का एक्टिव होना चाहिए, बी का एक्टिव होना चाहिए, सी का एक्टिव, लेकिन ये आपस में इनके टकराने के पहले अगर कोई इनएक्टिव मॉलिक्यूल आकर के टकरा गया तो ये भी इनएक्टिव हो जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर तीन अणु हों और तीनों सक्रिय हों तब वो टकराएंगे, तभी तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो तीन एक्टिव मॉलिक्यूल्स के एक साथ टकराने की प्रायिकता कम हो जाएगी। दो की तो टक्कर हो सकती, तीन की कुछ कम हो जाएगी। चार अणु एक्टिव स्टेट में आए और फिर वो आपस में टकराए, कंडीशन ये बीच में कोई नहीं घुसना चाहिए, टक्कर नहीं मारनी चाहिए किसी को, तो इस स्थिति में प्रायिकता और कम हो जाएगी। इसी तरीके से 4, 5, 6 सक्रिय अणुओं के एक साथ टकराने की प्रायिकता क्रमशः कम होती जाती है। इसलिए 4, 5, 6 ऑर्डर रिएक्शंस जो है वो संभव नहीं है। थैंक यू।